सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज भी मैं कंसेप्ट वीडियो लेकर आया हूं और आपको इस कंसेप्ट वीडियो से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। हर साल एक ना एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक पर बना ही बना है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने 2 या 3 नंबर पक्के कर लेना। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ बच्चों, वैसे तो आपने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे गोज लो एंड इट्स एप्लीकेशंस की। सो बच्चों, आपने टीचर्स के मुंह से कई बार सुना होगा कि भाई ये कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितने भी पूरे साल टेस्ट दिए होंगे तो ये टॉपिक भी, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट दिया तो ये टॉपिक आपसे जरूर पूछा गया होगा। तो व्हाट इज गोज लो? तो पहले गोज लो को हम थोड़ा समझते हैं। देखो, गोज लो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक शॉर्टकट है, राइट? शॉर्टकट है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा कंडीशनल है बट हाँ, हम निकाल लेंगे इसको। शॉर्टकट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, आपको पता होगा कि वैसे अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहां पर ई वेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए वेक्टर का मतलब है एरिया वेक्टर, राइट? अगर इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा बच्चों ई ए कॉस थीटा, जहां पर ये थीटा एंगल का मतलब होता है इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि अगर मान लो ये मेरा कोई भी सरफेस एरिया है तो जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा बच्चों वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन जो एन कैप है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट? अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर दूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और मोर ओवर मैं ये बोल भी सकता हूँ कि नॉट अ सिंगल फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया वेक्टर, पासिंग थ्रू होना जरूरी है। एरिया वेक्टर के या एरिया के बीच में से पास होना जरूरी है, बट ये तो सारी की सारी ऊपर से जा रही है अगर आप देखो इसको थोड़ा सिमेट्रिकली, राइट? तो फ्लक्स जीरो माना जाएगा इस केस में, राइट? तो अगर हम ज्यादा देरी ना कर कर सिर्फ गोज लो की स्टेटमेंट की बात करें तो मैथमेटिकली मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, राइट? यानी कि अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का मतलब है कि मैंने एक छोटा सा बिल्कुल ये सरफेस एरिया एज्यूम कर रखा है जिसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा डीएस वेक्टर, राइट? अगर मैं इस छोटे से, और यहाँ पर मान लो मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, राइट? अब इस प्लस क्यू चार्ज से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही होगी इस तरह से, बट मैं चाहता हूं कि मुझे इस छोटे से एरिया में से निकलने वाली फील्ड लाइंस का पता लगे। तो अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं इट विल बी इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कौन सा होना चाहिए बच्चों? ये एनक्लोज चार्ज की बात हो रही है, जितना इस सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज कर रखा है, राइट? और यहाँ पर लिमिट में लगा दूंगा 0 से लेकर एस। मतलब मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, पहले मैंने छोटा सा एरिया एज्यूम करा, लेकिन अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए मुझे लिमिट्स लेनी पड़ेगी 0 से लेकर एस। एस का मतलब है सरफेस एरिया, राइट? तो गोज लॉ इज दिस ओनली सरफेस इंटीग्रल ऑफ, या ऐसा बोल सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होगा बच्चों परमिटिविटी। अगर वैक्यूम की बात होगी तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, अगर कोई और मीडियम फील कर देंगे तो यही आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एप्सिलॉन टार एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। किसी अदर मीडियम के लिए चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन टार एप्सिलॉन नॉट, और वैक्यूम के लिए सिर्फ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा बेसिकली गोज लॉ है। इसको सीधा सीधा अप्लाई करते हैं बच्चों। गोज लॉ को अप्लाई करके हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो है एक चार्ज वायर, थिन वायर। हम ये मान लेते हैं कि चार्ज वायर जो है इनफाइनाइट लॉन्ग है, और सिमेट्रिकली हम एक गॉसियन सरफेस इसके अराउंड ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे। सिमेट्रिकली ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि सिलेंडर जो है इसको एक सिमेट्रिकली एनक्लोज कर सकता है। मैं अगर यहाँ पर सिलेंडर की जगह सफेरिकली इनक्लोज करता तो वहां पर मुझे एंगल्स में बड़ी प्रॉब्लम आती, एंगल्स में, राइट? तो
अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने सिलेंडर की क्यों एनक्लोज करा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ना देखो एक चीज समझ रहा हूँ। एक तो सिलेंडर का ये टॉप है, एक ये वाला बॉटम है, राइट, और एक ये कर्ड सरफेस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों इस जगह पर एक छोटा सा एरिया एज्यूम करूँ तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ ds1 वेक्टर, डायरेक्शन ये एन कैप, ओके। और क्योंकि पॉजिटिव वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आउटवर्ड होगा, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इस तरह से। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज के लिए या इस पर्टिकुलर रीजन के लिए जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, राइट। ऐसे ही मैं यहाँ पर कर्ड सरफेस पर भी एक छोटा सा एरिया ड्रॉ कर लूंगा, और इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों ds2 वेक्टर, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। डायरेक्शन आपको पता ही है एन कैप, राइट। अगर तुम चाहो तो एन कैप ना लिखकर इसको आई कैप बोल सकते हो और इसको जे कैप बोल सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और इसी डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो दिस इज ई वेक्टर, ओके। ऐसे ही बॉटम ऑफ द सरफेस भी यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ ds3 वेक्टर, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड ऐसे होगी कुछ एन कैप, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कुछ ऐसे होगा, तो दिस इज ई वेक्टर। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बच्चों कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की सेम है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बच्चों वो 90 डिग्री बन रहा है। थोड़ा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि भाई जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा, इफ आई वांट टू राइट टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, ठीक है। अब आगे क्या, फर्स्ट सरफेस के लिए मैं लिख सकता हूं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर। सेकंड फेज के लिए क्लोज इंटीग्रेशन 0 से s2 ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। थर्ड के लिए क्या लिख सकता हूं, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, कुछ ऐसा लिख सकता हूं। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर लिमिट और लगा देता हूं 0 से s1। यहां पर अभी हमने देखा कि जो थीटा का वैल्यू वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0। यहां पर भी मैंने देखा कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 एट 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकम 0। यहां पर 0 डिग्री है तो इसको मैं एक्सीड करते थोड़ा सा, तो फ्लक्स बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, सरफेस सर्फ। अब देखो ये सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 0 से लेकर 2 πr l, एल का मतलब है लेंथ मान लेता हूं सिलेंडर की, राइट। और अंदर की तरफ क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ds2 का मतलब ये ds2, राइट। और cos 0 डिग्री। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds2 विद रिस्पेक्ट टू लिमिट जो ले रहा हूं मैं 2 πrl ले रहा हूं, जब सॉल्व करूंगा बच्चों तो सॉल्व करके सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ई इंटू में 2 πrl। सो ये मैंने फ्लक्स कैलकुलेट करा इंटीग्रेशन से। बट ये तो फ्लक्स की बात हुई ना, लेकिन फ्लक्स तो अब देखो ना, इस गॉसियन सरफेस ने ये चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो फ्लक्स तो मैं ये भी लिख सकता हूं अप्लाइंग गोस थ्योरम। जब गोस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो फ्लक्स तो हम ये भी लिख सकते हैं चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये भी फ्लक्स के बराबर है और ये भी फ्लक्स के बराबर है, जब तुम दोनों को कंपेयर करते हो तो यू कैन राइट दैट ई इंटू 2 πrl किसके बराबर बच्चों, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारा मेन मोटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इसलिए चार्ज बाय एल 2 πr एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज बाय लेंथ को तो बेटा हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, लेमडा बाय 2 πr एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मेरा जो मेन रिजल्ट आया एक वायर की वजह से, चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आया लेमडा बाय 2 πr एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसका मैं ग्राफ चाहूँ तो ग्राफ भी बना सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में जो ग्राफ होगा बच्चों वो ऐसा होगा, मतलब अगर आप दूरी बढ़ाओगे पॉइंट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड कीप ऑन डिक्रीजिंग, या ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ पर वीक है, यहाँ पर वीकेस्ट है। जितना दूर जाओगे वायर से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ऐसे ही गोस की सेकंड एप्लीकेशन पर चलते हैं बच्चों।
मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपको कंटेंटफुल वीडियो मिले, राइट। कंटेंटफुल का मतलब है कि आपका एक एक सेकंड का वर्थ हो, ओके। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा यहाँ पर और सीधा सेकंड एप्लीकेशन पर आऊँगा। सेकंड एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट लॉन्ग इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। तो बच्चों ये एक हमारे पास मान लो पॉजिटिवली चार्ज शीट है जो कि इनफाइनाइट तक फैली हुई है और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, हर तरफ एक जैसा चार्ज है, राइट। तो अब हम ऐसा करेंगे, इसके थ्रू भी एक गॉसियन सरफेस निकाल देंगे। इसके थ्रू का मतलब है कुछ ऐसे, राइट, इस तरह से। ये मेरा गॉसियन सरफेस है, थोड़ा 3D में इसको इफेक्ट देने की कोशिश करूंगा और आपने भी कुछ इसी तरह से बनाना है बच्चों, राइट। कोशिश करना कि सिलेंडर ही लगे, ये फ्रस्टम जैसा ना लगे, राइट। तो मेक श्योर कि जो एरिया है वो एक जैसा ही दिखे दोनों तरफ, थोड़ा सिमेट्रिकल सा रहे ऐसे, राइट। अच्छा, अब क्या, अब हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से तीन हम सरफेसेस बना लेंगे। यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो होगा ds1 वेक्टर, यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो होगा ds2 वेक्टर, और जो यहां पर एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो होगा ds3 वेक्टर, ओके। अब क्या, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये ई वेक्टर, राइट। यहाँ पर भी ऐसे आउटवर्ड होगा, ये भी ई वेक्टर, राइट। यहाँ के लिए भी क्या होगा, यहाँ के लिए भी कैसा होगा, ई वेक्टर, राइट। अब तुम ये देखो जरा फिर से, इस रीजन में थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है, 0 डिग्री, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर इस रीजन में थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री, और इस रीजन में थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है, फिर से 0 डिग्री। तो इस केस में मुझे दो जगह तो मिल रहा है 0 डिग्री एंगल और एक जगह मिल रहा है 90 डिग्री एंगल। तो करूंगा तो यहां पर भी मैं वही काम, देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में, ताकि ये हमारे पास ही रहे यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर बच्चों देखो क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा टोटल फ्लक्स, ओके। टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। टोटल फ्लक्स है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। टोटल फ्लक्स φ1 को मैं क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s2 ई वेक्टर ऑफ ds2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। अब क्या करें, अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, देखो फर्स्ट रीजन के लिए एंगल था 0 डिग्री, तो इसको लिख देंगे हम ई डी एस वन एज इट इज 0 से लेकर s1। 90 डिग्री वाले के लिए मैं लिख दूंगा 0, और यहां पर इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखा मैंने 0 से s1, राइट। और यहां पर बच्चों 0 से s ई डी s3। एक चीज नोटिस करने वाली है बच्चों, जितना जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा, राइट। इसका मतलब अगर मैं इसको सोल्व कर भी दूं तो ये बन जाएगा ES और ये भी क्या बन जाएगा, ES। लिमिट सेम रहेगी, देखो ना 0 से S, मतलब जितना सरफेस एरिया ये है उतना ही सरफेस एरिया बच्चों ये है, राइट। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 2ES के बराबर, राइट। इसी तरह से अगर मैं यहां पर भी लिख दूं अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का मतलब होगा यहां पर कि फ्लक्स चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट है, बट हमने क्या निकाला है, 2ES, एस का मतलब है सरफेस एरिया। तो जब हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कराएंगे तो ये बन जाएगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2ES, राइट। और अगर फर्दर मैं सोल्व करूं, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं पे रखो एक तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा चार्ज बाय S एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय सरफेस एरिया क्या होता है, सिग्मा। तो यानी कि यहां पर रिजल्ट मिल जाएगा आपको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस। इससे एक और चीज भी समझ आ रही है यहाँ पर कि भाई इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर मान लो कुछ भी ग्राफ बनाना आ जाए कि पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ बनाओ तो इट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी डिस्टेंस। सो दिस वाज माय सेकंड एप्लीकेशन। और मैं फिर से बता रहा हूँ जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों एज कंपेरिजन टू सेकंड एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हो इसके नोट्स बना तो आप नोट्स बना सकते हो, राइट। आप प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए, ये सामने स्क्रीन पर लिखा हो वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके अब अगर आगे चले तो थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास। थर्ड एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट चार्ज कंडक्टिंग सफेरिकल शेल, राइट। सफेरिकल शेल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसके भी आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। इस तरह से मैं एक सफेरिकल शेल बना रहा हूँ। शेल आप समझते होंगे आई होप। शेल का मतलब है कि ये अंदर से बिल्कुल खोखली है, अंदर कुछ नहीं है इसके। और ये चार्ज सफेरिकल शेल है तो इसलिए इसके ऊपर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जस्ट एज्यूम दैट बेटा कि इसका जो रेडियस है वो आर है। ओके सो वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज कंडक्टिंग शेल। हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक इंटरनल पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं P। ओके तो मैं यहां निकालता हूं पहले तो इनसाइड शेल। इनसाइड की अगर बात करें तो इस P पॉइंट को कट करते हुए मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं, राइट। और गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर कर मैं बोलता हूं ये R है, राइट। इनसाइड शेल एट पॉइंट P, और हमारी जो दूरी है पॉइंट P की सेंटर से कितनी है R, विच इज लेस देन एक्चुअल रेडियस ऑफ शेल। तो यहां पर अगर मैं अप्लाई करता हूं गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके बराबर होता है बच्चों, ये चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 0 से लेकर s। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट कि क्या इस गॉसियन सरफेस ने किसी चार्ज को इनक्लोज कर रखा है। इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है इनक्लोज्ड, तो यहाँ पर तो चार्ज इनक्लोज्ड ही 0 है बच्चों। तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी 0, इसको तुम सोल्व कर भी लोगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन 0। किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, व्हाई इट इज ऑलवेज सेफ टू सिट इनसाइड कार व्हेन देयर इज अ थंडरस्टॉर्म। अगर बार बिजलियां कड़क रही है लेकिन आप किसी कंडक्टिंग शेल के अंदर बैठे हो तो आप हमेशा सेफ हो, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि अगर ये होलो शेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी होलो शेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा। ओके सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब ऐसे ही जैसे हमने इनसाइड पॉइंट माना बच्चों, अब ऐसे ही हम इस इनसाइड पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से। इनसाइड पॉइंट की तो बात हो गई, हटा देते हैं इसको। ओके अब हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जो कि बाहर है यहाँ पर, दिस इज पॉइंट Q। इस पॉइंट Q को कट करते हुए अब एक गॉसियन सरफेस बना दो ऐसे। इसका रेडियस लेट कर लेते हैं R डैश, और R डैश जो है वो बेटा ग्रेटर देन R है, इस बात का ध्यान रखना। तो इनसाइड शेल हो गया। अब हम बात करेंगे आउटसाइड शेल। आउटसाइड शेल के लिए क्या करेंगे, फिर से गॉस थ्योरम, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस बार 0 से लेकर, अगर मैं शेल की बात करूं, ये गॉसियन सरफेस भी मैंने सेफेरिकली तो बनाया है, तो इसका एरिया क्या लिख सकता हूं मैं, 4 पाई r डैश स्क्वायर। 4 पाई r डैश स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर तो एक इंटरेस्टिंग बात है देखने कि भाई चार्ज तो इतने सारा इनक्लोज कर रखा है, तो चार्ज एनक्लोज क्यू एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों ES, राइट। सरफेस एरिया सोल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन तो हट जाएगा ना, E बाहर, 1 डॉट ds का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, देख रहे हो ना। अगर इस वाली शेल का मैं यहाँ पर ये छोटा सा एरिया ड्रॉ करूँ तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तभी तो सेंटर में से पास करिए लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो इसलिए एंगल तो 0 डिग्री है यहाँ पर। सोल्व कर सीधा सीधा लिख देता हूँ, क्या आएगा 4 पाई r डैश स्क्वायर। सामने की तरफ क्या बच्चों, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई r डैश स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, राइट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि चार्ज बाय 4 पाई r स्क्वायर को सिग्मा क्यों नहीं लिख देते सर।
नहीं लिख सकता, क्योंकि एक इमेजिनरी सरफेस है, एक रियल सरफेस नहीं है। इससे बस मुझे ये आइडिया हो गया कि शेल के बाहर अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स वीक हो जाएगा। ओके, तो अब बच्चों इनसाइड पॉइंट हो गया और आउटसाइड पॉइंट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सरफेस। सरफेस पर क्या होगा, तो हम बिल्कुल सरफेस पर एक क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, राइट। जब सरफेस पे क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो एट सरफेस हम क्या बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इस बार रियल सरफेस की बात हो रही है और आपको पता है कि इस रियल स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो ई डॉट डी एस, और आपको पता है कि यहाँ के लिए भी एरिया वेक्टर क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब ई वेक्टर और ए वेक्टर फिर से 0 डिग्री एंगल बनाएंगे। ओके, और किसके बराबर होगा ये, चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा वाला, जो एनक्लोज हो रखा है, यानी कि सारा का सारा चार्ज इसने भी एनक्लोज कर रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा E इंटू 4πr², किसके बराबर बच्चों, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर, चार्ज बाय 4πr² विच इज अ रियल सरफेस एप्सिलॉन नॉट। जब तुम चार्ज बाय 4πr² को लिखना चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो बच्चों, इट विल बी सिग्मा, और एप्सिलॉन नॉट है कहाँ पर, डिवाइड में, राइट। तो इस तरह से सरफेस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो मिला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और नो डाउट ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्योंकि r² आ रहा है। इसके बाद तो जो r² आ रहा था वो तो डिनोमिनेटर में और ज्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना। तो इसका बच्चों ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से, राइट। हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वर्सेस r, राइट। यहां तक है मान लो कैपिटल R, और ये हमने ऐसे मान लो शेल बना दिया। अब आपको पता है कि अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, है ना। जब तक दूरी r से कम थी, अंदर कोई भी पॉइंट लो आप और गॉसियन सरफेस बनाओ, चार्ज एनक्लोज 0 आ रहा था। इसका मतलब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम मिल गया। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसका ग्राफ ये आता है बच्चों, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर मैक्सिमम है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस वीडियो में बच्चों 3 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, क्योंकि गॉस की कोई ना कोई एक एप्लीकेशन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना, इसमें जो डायग्राम है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। एग्जामिनर आपके डायग्राम देखकर भी अगर इंप्रेस होगा तो हो सकता है वो आपकी डेरिवेशंस को सिर्फ पढ़े ही ना, वो एंड रिजल्ट देखकर चेक कर दे। तो डायग्राम और एंड रिजल्ट का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको इन वीडियोस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय हिंद।